बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। हैदराबाद को यूनिवर्सिटी दी जाती है, फौरी तौर के ऊपर मैं 100 करोड़ रुपया देने का ऐलान कर रहा हूं। हैदराबाद में भी एक मेट्रो बस बनेगी। दावा करते हैं कि आइंदा हम करप्शन नहीं करेंगे और ये $60 मिलियन मैं वापस ले आया हूँ। कौम से माफी मांगता हूँ, फिर कौम को फैसला करने दें कि बस 2018 के इलेक्शन में कौम आपको माफ करती है या फिर दोबारा वज़ीर नवाज शरीफ को एक बार फिर वोट देकर यहाँ पर खिदमत करने का मौका देती है। पंजाब से कभी शिकस्त नहीं खाई, हमेशा आरओ इलेक्शन से जरूर हमने शिकस्त खाई है। ये एक सरकारी करप्शन पे बारी है, ये करप्ट माफिया है। इन्होंने पाकिस्तान के तमाम वसाइल को बेदरेगी से लूटा है। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बड़े फराखाना दिल के साथ बहुत से मंसूबों का आजकल ऐलान करते हैं और हर रोज़ करते हैं। वो मंसूबे जिसमें वो यूनिवर्सिटीज़ का और कॉलेजेस का ऐलान करते हैं, सच्ची बात पूछें तो दिली खुशी होती है कि बहुत अच्छा काम है। प्राइम मिनिस्टर को यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स और पाकिस्तान में बनाना चाहिए। आधे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल गोइंग एज के हैं, स्कूलों में नहीं जा पाते। 40% स्कूल ऐसे हैं जिनके पास बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है। एक ऐसा स्कूल भी तादाद में कुछ 33% के करीब है जहां एक कमरे का स्कूल है और एक ही उस्ताद है, इससे ज़्यादा दूसरा उस्ताद भी नहीं है। प्राइमरी स्कूल की ये हालत है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर 50-100 अरब रुपए की मेट्रोज़ पॉपुलर मंसूबे का ऐलान करते हैं तो दिली तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि इसी अरसे में पाकिस्तान, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं, पाकिस्तान के कर्ज़े सालाना 2 से 2.5 हज़ार अरब हर साल बढ़ रहे हैं। हर साल 2 से 2.5 हज़ार अरब बढ़ रहे हैं। और अगर वो ये सोचते हैं कि मेट्रो मुल्तान में या लाहौर में फ़ीता काट के तालियां बजवा कर अपनी और शहबाज शरीफ साहब की फ़ोटो लगवा के वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं 100 अरब का कर्जा चढ़वा के, तो ये बात गलत है। पाकिस्तान की खिदमत वो तब यकीनन कर सकते हैं कि 100% प्राइमरी की इनरोलमेंट हो जाए, शरह खानगी पाकिस्तान के 80%, 90% पे चले जाए, फिर वो पाकिस्तान के वाक़तन लीडर होंगे, रहनुमा होंगे जो इस कौम की तकदीर बदल सकते हैं। लेकिन अनपढ़ कौम को मेट्रोज़ के ऊपर चढ़ाकर और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे बगैर सिर्फ कर्ज़ों का बोझ लाद के वो कौम की खिदमत नहीं कर सकते। ये एक फ़र्क है जिसको उन्हें रियलाइज़ करना चाहिए। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि आजकल पनामा पेपर्स का फ़ैसला किसी वक्त मतवक्को है, तो पॉपुलर डिसीजन प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं ताकि कोई ऐसा फ़ैसला अगर आए भी गैर मतवक्को किस्म का, वैसे वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं नून लीग वाले तो उनको कुछ नहीं हो सकता, तो किसी गैर मतवक्को सूरत हाल के पेश नज़र बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिसीजन वो लेना चाहते हैं। फ़ीते काट रहे हैं, 50%, 40% काम हुआ है तब भी फ़ीता काट के वो तालियां बजवा लेते हैं। तो लेट्स सी आइंदा आने वाले दिन क्या तय करते हैं। 2 और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज के दिन की। एक तो बिल्कुल अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चली, हुकूमत ने फैसला किया था कि जितनी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको वजारतों के मातहत कर दें। ये एक तजाद है उस असूल के ख़िलाफ़ जिसके तहत रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाई जाती हैं। रेगुलेटर इंडिपेंडेंट होता है, गवर्नमेंट से आज़ाद, फैसला करता है नेपरा के बिजली का रेट क्या होगा, ओगरा तय करती है कि ऑयल एंड गैस की प्राइस क्या होगी। हुकूमत ने ऐसा कमाल किया, उसने कहा कहाँ ये रोज़ सरदर्दी लगी रहती है, इनको मिनिस्ट्रियों के नीचे ही लगाओ। और ख़ुद अपने नून लीग के नारे और वादे जिसमें कहा था कि मेरिट जो है उसके ऊपर अपॉइंटमेंट होंगी, कॉरपोरेशन में रेगुलेटर इंडिपेंडेंट होंगे, सारों की नफ़ी कर दी, रिवर्स गियर में उनको डाल दिया। एक और बड़ी खबर नैब के हवाले से, और नैब के चेयरमैन का फ़ैसला भी हमें तवक्को है कि पनामा के फ़ैसले के साथ उनकी किस्मत भी तय होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा और दुरुस्त फ़ैसला और टफ फैसला लिया। उन्होंने कहा कि 9 ऐसे डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल्स जिनको नैब में तैनात किया गया जो क्वालिफाई नहीं करते थे, सारों को अर्ली रिटायरमेंट दे के फ़ारिग करें। हालांकि इससे भी सख्त आना चाहिए था, उनसे जो मराद दी थी रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए वो या नैब चेयरमैन से वसूल करनी चाहिए थी या जिन्होंने वसूल की थी उनको कहना चाहिए था कि ये वापस करो। और सबसे और बड़ी खबर आज की जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में और उसी से आगाज़ करेंगे, वो खबर रिलेट करती है जनरल राहील शरीफ से, फॉर्मर आर्मी चीफ। उनके ऊपर वज़ीर दिफा ख्वाजा असफ ने कहा, और उनका बयान छपा हुआ मुख्तलिफ अखबारात में, कि हमने NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, वो सऊदी अलायंस के सरबरा होंगे। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने कहा कि उनके सरबरा बनने से मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद यकीनी होगा।
ये टॉपिक है जिसको हमने मेहमानों से सवाल जवाब पूछने हैं। इसकी दो जगह इस फैसले की, अगर जनरल राहील शरीफ एक ऐसे अलायंस को लीड करते हैं जो मुस्लिम उम्मा की यूनिटी का मज़हर है, जिसमें शिया और सुन्नी और अहले हदीस की तफरीक नहीं है, वहाबी कौन है शिया कौन है, ये दो अलहदा ब्लॉक नहीं है, बल्कि मुस्लिम उम्मा है एक उम्मा की शक्ल में, फिर तो इसके प्लसेस हैं कि पाकिस्तानी जनरल उसको लीड कर रहा है, डिवाइड नहीं है मुस्लिम उम्मा के अंदर। लेकिन अगर एक ऐसा अलायंस है जिसमें शिया एक तरफ है, सुन्नी एक तरफ है, या वहाबी एक तरफ है और शिया वाला हिस्सा दूसरी तरफ है, ईरान एक तरफ है, सऊदी अरब एक तरफ है, आसान लफ्ज़ों में ये कह लें, फिर इसकी बहुत सी इम्प्लिकेशंस हैं पाकिस्तान के लिए भी और मुस्लिम दुनिया के लिए भी। ये हमने अपने मेहमानों से पूछने आज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो भी इसके ऊपर एक इरादा रखते हैं कि कौमी असम्बली के अंदर रेजोल्यूशन डालेंगे, तहरीक इस्तेकाफ डालेंगे और हुकूमत से जवाब मांगेंगे। बाकी भी अपोजिशन और हुकूमत के अंदर मौजूद लोगों की मुख्तलिफ आरा है, मिक्सड आरा है। जनरल कादिर बलोच का बयान छपा वो इसके हक़ में नहीं था। बहुत से आर्मी के रिटायर्ड लोगों से मैंने पूछा, तो जो मैंने शुरू में बताई बात कि अगर तो यूनिटी है फिर तो गुंजाइश है, अगर यूनिटी नहीं है डिवीज़न है तो फिर कंसर्न है पाकिस्तान के लिए इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। हमारे साथ जो शुरका होंगे आज के प्रोग्राम में, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम। निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ हैं, और इसके अलावा इम्तियाज़ शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आरिफ अलवी साहब, आपकी जमात ने फैसला किया है कि जनरल राहील शरीफ के मसले के ऊपर रेजोल्यूशन करारदाद डालेंगे, आप कब ला रहे हैं तहरीक इस्तेकाफ? मेरा ख्याल से जैसे ही असेंबली सेशन आता है इस तहरीक इस्तेकाफ तो हम डाल देंगे। बट इट्स अ डन डील, ये हतमी फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि आप इसको चैलेंज करने जा रहे हैं, मुखालफत करने जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि अगर आपके प्रोग्राम के अंदर और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आता रहा हूँ तो जब भी हम इस बात को चैलेंज करते रहें, इसकी दो वजूहत हैं और बड़ी क्लियर वजूहत हैं। एक तो ये कि पार्लियामेंट ने जो रेजोल्यूशन पास किया था जब यमन की डिबेट हुई थी, हुकूमत की तरफ से ये इंडिकेटर्स थे कि हुकूमत ने कमिट कर दिए हैं पाकिस्तानी ट्रूप्स इन सऊदिया फॉर यमन, मगर पार्लियामेंट ने वो पुश दिया, वो घुटने दिए कि हुकूमत स्टैंड करे कि इस मामले में हम न्यूट्रल रहेंगे। आपको एक बात बता दूं, ये जो सेक्टेरियन डिवाइड है मुस्लिम उम्मा के अंदर, इसने आग लगा दी है सारे मिडल ईस्ट में, इसने आग लगा दी। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि इसने आग लगा दी है सारी मुस्लिम दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान इस वजह से सेफ रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी शिया सुन्नी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान इसमें सेफ रहा है कि इसने न्यूट्रल स्टैंस अख्तियार किया, और पार्लियामेंट ने जो रेजोल्यूशन पास किया था उसके एतबार से उसके बाद सऊदी अलायंस जिस तरह से ये बतदरीज रूनुमा हुआ है, ना हमें मालूम है कि इसका चार्टर क्या है। आपको बस सिंपल बातें कर रहा हूं, चार्टर क्या है, इसकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है वो हमें मालूम नहीं है। कुछ नहीं मालूम है आपको, सऊदी अलायंस का कुछ नहीं पता है, बल्कि आपको यहां तक मालूम है कि वी हैव बीन टेकन फॉर अ राइड के जी वहां से अनाउंस हो जाता है मिडल ईस्ट से कि सऊदी अलायंस एक बना हुआ है जिसमें पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं है, जो फॉरेन एडवाइजर्स हैं उनको पूछें तो पार्लियामेंट वो कहते हैं जी अभी डिटेल्स आनी है। दे हैव नो आइडिया, they have no part in that alliance और लेकिन कमाल ये है कि जिस दिन ये अलायंस ऐलान हुआ पाकिस्तान का झंडा उसके अंदर मौजूद था। हाँ, मगर ये कि हुकूमत को पता नहीं था। नहीं, ये नहीं बात कि पता करे बगैर पाकिस्तान का फ्लैग वहां नहीं हो सकता, या आप इसमें समझे कि थोड़ा सा हुकूमत अच्छा, लिहाजा हुकूमत ने सच नहीं बोला, पार्लियामेंट सच्चाई नहीं बयान की, उनको कुछ पता नहीं था। पाकिस्तान से पूछे बगैर पाकिस्तान का फ्लैग डिस्प्ले नहीं हो सकता। आई एग्री विद यू। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि जनाब जब तक ये चीज़ यानी हमने तो ये भी ऑब्जेक्शन किया था कि बहुत सेंसिटिव चीज़ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विद ऑल नो हाउ ऑफ व्हाट पाकिस्तान इज़ और पाकिस्तान कहाँ पर है, उसके एतबार से पाकिस्तान का आइन एक कानून बनाता है जिसके अंदर एग्जेम्पशन दिया गया है NOC के तौर पर। वो कानून इसलिए बनाता है कि 2 साल तक जो आपके सीक्रेट्स हैं वो इतने प्रेशस हैं कि समटाइम्स ये सीक्रेट्स पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर नहीं हुए। आप वाकिफ हैं इस बात से? कभी कभी ब्रीफिंग जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को मिली भी नहीं, लेकिन कई ठीक है ना, कॉम्पिटेंस तो है, कॉम्पिटेंस तो ये ट्रूप्स भेज दें, कॉम्पिटेंस तो इनके पास है। देखिए जनरल जंजुआ को मैंने अभी कोट किया तो जनरल जंजुआ अपनी रिटायरमेंट के फौरन बाद NSA लगे, जो उनको भी 2 साल की मुद्दत दरकार थी, एग्जम्प्ट कर दिया जनाब। ये सिंध में जो गवर्नर मोइनुद्दीन हैदर लगे थे, इनको भी NOC दिया गया था, लगा दिया गया। तो इसकी मिसालें मौजूद हैं, मगर जनरल आइडिया किस वजह से ये कानून मौजूद है, आपकी सीक्रेट्स एक्सचेंज नहीं हो बाहर, हुकूमत की राय मांगने। निहाल हाशमी साहब, इस इशू के ऊपर अगर पार्लियामान बहस कर लेती, जनरल राहील शरीफ उन जनरल्स में शामिल हैं जिनको पाकिस्तान में बेपनाह मकबूलियत मिली, लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया और उनकी जो ज़रब अज़ब की कामयाबी थी
उससे उनकी इज्जत और वक़ार में भी बहुत इजाफा हुआ। लेकिन यहाँ पाकिस्तान का इंगेजमेंट है ना, पाकिस्तान की इंगेजमेंट है, पर्सनल डिसीजन नहीं है। तो हमें क्या पार्लियामान के अंदर इस फैसले को ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब जो वक्त होगा, यकीनन हुकूमत कभी कोई चीज़ हाइड नहीं करती और हर कुछ वो जो पाकिस्तान के मफाद में हो। और पाकिस्तान आपको पता है चूंकि खत्ते में एक बहुत ही बड़ा मुल्क है और न सिर्फ खत्ते में बल्कि उम्मा का एक बहुत ही जिम्मेदार मुल्क है और एक न्यूक्लियर जौहरी ताकत है। तो इंशाल्लाह हर चीज़ को हम पार्लियामेंट से भी और जो हकीकत है और जो मौजूदा हालात है उसके मद्देनजर रख के किया जाएगा। लेकिन आपका जो ये बयान है ये हकायक से मुतसादम है। हम उस अलायंस के अंदर हमारा फ्लैग डिस्प्ले हुआ, जनरल राहील शरीफ के ऊपर वजीर दिफा कह चुके हैं कि हमने NOC जारी कर दिया। उनका केस फॉर लास्ट सेवरल वीक्स इन प्रोसेस था। मैं बार बार प्रोग्राम में तज़किरा करता रहा, डार साहब से हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा कि इन प्रोसेस है। पार्लियामेंट कहीं भी एतमाद में नहीं लिया गया। बल्कि मैं आपको और याद दहानी कराऊँ कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जद्दा तशरीफ़ लेकर गए थे और सऊदी शाह उनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने आए थे, वो पहला दिन था जब पाकिस्तान की फ़ौज की भी कमिटमेंट या इशारतन हमने कहा कि हमें इतराज़ नहीं होगा और जनरल राहील शरीफ के हवाले से भी हमने इंडिकेट कर दिया था कि ओके हम कर देंगे, हमें कोई मसला नहीं है। वो इब्तदा थी पार्लियामेंट की तरह। इसमें दरमियान में बताएंगे मलिक साहब, मैं जो आपसे बात बयान करना चाह रहा था, कई नुक्ता नज़र पे और कई एंगल से इस पे बात की गई। बुनियादी तौर पे कई जो मतरीज हैं इस बात के, वो ये बात बार बार इसमें एक शकूक को शुबहात डाल रहे हैं कि ये किसी फरीक के जानिब से नहीं। ये जो है इसमें 36 इस्लामी ममालिक का जनरल राहील ने बड़े दो टोक कहा है कि ये उम्मा की जिस तरह से देखिए नेटो है या साफ है। निहाल हाशमी साहब ये बात उन्होंने कहाँ कही है? मुझे आप उनका स्टेटमेंट दिखाएं, आप उनका स्टेटमेंट दिखाएं मुझे। आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर जनरल राहील शरीफ, लेकिन आई वांट टू सी दैट स्टेटमेंट जहां ये इन राइटिंग कमिटमेंट हो कि ये शिया और सुन्नी की तकसीम के लिए नहीं होगा। मैं आई डोंट माइंड दिस डिसीजन, लेकिन मैं उसकी डिटेल से आता हूँ। मैं आपको रेस्ट एश्योर किया, मैं इसको आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट प्रोग्राम में। बात यह है कि हम इस चीज पे बिलीव है ही नहीं ऐसा स्टेटमेंट। निहाल हाशमी साहब ये बयानात जो थे ये जनरल इजाज जवान ने, जनरल वो शुएब साहब ने, उन्होंने दिए। देयर इज नो डायरेक्ट स्टेटमेंट और देयर इज नो सच डॉक्यूमेंट जिसके बुनियाद के ऊपर हम ये लोगों को यकीन दहानी करा सकें। मेरी अगर गुजारिशात मुझे अगर अलाउ करें तो इसकी अभी फाइन ट्यूनिंग नहीं हुई है, इसके खदो खाल को तरतीब दिया जाएगा। ये उसके बगैर आपने कमिटमेंट कैसे कर ली जब फाइन ट्यूनिंग हुई नहीं? देखिए हमेशा आपने देखा होगा पूरे इस खित्ते में आज अमेरिका भी हमारे लोगों पे बमबारी कर रहा है, आज हम पे रशिया भी बमबारी कर रहा है, हर कोई अपनी प्रॉक्सी वॉर आकर के इस्लामी और ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, ये हमें छलांग मार देनी चाहिए। क्योंकि हमारी अपनी कोई दिफाई मैकेनिज्म नहीं थी तो इसके वजह से हर कोई बाहर से आके कूद पड़ता था और अपने हथियारों की तजुर्बात यहीं पे करता रहा है। मुसलमानों के लहू पे वो सब तजुर्बात होते रहे और उससे अमन भी कायम। सर मुसलमान हुक्मरानों के जो नाकिस फैसले हैं वो उसका हिस्सा बनते रहे हैं ना। एक मुझे मिनट दीजिएगा, मैं जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब से भी इस पे पूछ लूँ। जनरल मोइनुद्दीन हैदर, जनरल राहील शरीफ पाकिस्तान के बहुत ही मकबूल मिलिट्री चीफ रहे और लोगों ने बहुत पसंद किया। ज़रब अज़ब उनका एक रियल सक्सेस स्टडी थी, सक्सेस केस था उनका। इन रियल टर्म टेररिज्म को डिफीट किया उन्होंने। लेकिन ये वो इंगेजमेंट है जो मुस्लिम दुनिया के लिए है और पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ उस कमांड कर रहे होंगे उस अलायंस को, कि हमें इसको देखना नहीं चाहिए हर जाविये से। या मेरे ख्याल से हर जाविये से ये चूंकि बात चंद महीने पहले उठी थी और फिर दब गई थी, तो ये चंद महीने बीच में जो है उसी में ये जो लोगों के खदशात थे कि ये मुस्लिम उम्मा को तकसीम ना करे, कुछ शिया सुन्नी का मसला ना बन जाए, तो इसके क्या खद्दोखाल होंगे। तो मेरे ख्याल में जनरल जो राहील शरीफ जाएंगे तो स्टेट अवे कोई कमांड उन्होंने सारी फौजों ने ना उनको हैंड ओवर कर देनी तमाम मुल्कों ने कि आप इनको जिस तरह मर्जी चाहे इस्तेमाल करें। बेसिकली वो प्लानिंग करेंगे, वो जाएंगे गहराई में कि इस वक्त इस्लामी दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं दहशत गर्दी के, और जो इस्लामी दुनिया में बहुत कुछ तो खून हो रहा है उससे किस तरह बचा जाए, उसको किस तरीके से नेगोशिएशन से किया जाए, डिप्लोमेटिक चैनल से किया जाए, मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल की जाए, क्या किया जाए। तो मेरे ख्याल में इनका जो ज़्यादातर अरसा होगा वो इसी अप्रिसिएशन में और इसी प्लानिंग में और अपना जहन वाजे करने में, एक वाजे पॉलिसी इस्लामी उम्मा को देने में मेरे ख्याल में सर्फ हो जाएगा। आप ख्याल का इजहार कर रहे हैं, मैं ख्याल के ऊपर ऐसी इंगेजमेंट से मेरे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ आते हैं।
मैं चाहता हूं कि जब जनरल राहील शरीफ पाकिस्तान के एक फॉर्मर आर्मी चीफ वहां जाएं और उस अलायंस को हेड करें, तो हमें इस बात की यकीन दहानी हो, पाकिस्तान को भी और जनरल राहील शरीफ को खुद से गारंटी हो कि ये शिया और वहाबी की तकसीम का अलायंस नहीं है, ये मुस्लिम उम्मा का अलायंस है। ये यकीन दहानी है आपके पास? जी देखिए, ये जो बात है ये काफी इसके ऊपर डिस्कशन चला है। पिछले जब ये पहले मसला उठा था कि ये जा रहे हैं और बाद में फिर इस पर खामोशी छा गई थी, तो ये बिहाइंड द सीन मेरे ख्याल में ये काफी इसके ऊपर डिस्कशन होकर ये तमाम इन जो खदशात थे उसके ऊपर मेरे ख्याल में दूर किया गया है। और मेरे ख्याल में कोई भी आदमी और स्पेशली जो उनके कैलिबर का और स्ट्रेचर का आदमी है वो इन चीजों को, इनको बारीकियों को और इनको मसले को खूब समझता है। और कोई ऐसा मुझे उम्मीद है वो काम हरगिज भी नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान चाहेगा और ना मतलब राहील शरीफ साहब ऐसा काम करेंगे कि एक साइड का साइड जनरल मोइन साहब, लेकिन मैं फिर दोबारा परेशान हो रहा हूँ, आपका बयान सुन के और परेशान हो रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जनरल राहील शरीफ के स्टेचर का आदमी ये काम नहीं करेगा। ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करना है और उसके सामने ये चीज डेफिनेट ब्लैक एंड व्हाइट में होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये गारंटी या अपने नेगोशिएशन में सऊदी से बातचीत की होगी कि भाई ऐसे काम में हमें इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि हमने तो पहले भी यमन में अपनी फौज नहीं भेजी उनके कहने के बावजूद। उस वक्त उन्होंने कहा था सऊदी अरब में फौज भेजो, आपको पता है इसके तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान करें। और पाकिस्तान ने अपने कौमी मफाद का मेरे ख्याल में अच्छे तौर पर अपना दिफा किया है और हम हिस्सा नहीं बनना चाहते किसी शिया सुन्नी झगड़े का या देवबंदी और बरेलवी के झगड़ों के हिस्से में। पाकिस्तान आपकी गर्दन नहीं फंसाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, मैं इम्तियाज शेख साहब, आप भी हमारे साथ हैं, आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपको मैं ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है, ये जियो टीवी को उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इंडिकेशन दी है। उससे पहले हमने इसहाक डार साहब का आज से कोई 15-20 रोज़ पहले इंटरव्यू किया था और वो क्लियरली कह रहे थे कि रिक्वेस्ट आई है तो हम अप्रूव भी कर देंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, कोई इबाम नहीं था। अब उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा खुद दे रहे हैं, सुनवाइएगा जी क्या कह रहे हैं। हमने रजामंदी जो है वो कन्वे कर दी हुई है सऊदी अरेबिया को। हुकूमत ने रजामंदी कन्वे कर दी है कि जनरल राहील शरीफ आपके पास आ सकते हैं। हमें इसको रिक्वेस्ट किया था, ठीक, इन राइटिंग रिक्वेस्ट किया था हमने, इन राइटिंग उनको सऊदी अरब की हुकूमत को हमने उस पर रजामंदी जाहिर कर। और जनरल राहील शरीफ ने भी इन राइटिंग इजाजत ले मांगी। वो तो जब दोनों हुकूमत में एक अरेंजमेंट हो गई है तो जनरल राहील साहब, यानी अब जनरल राहील शरीफ का जाना उनका जाती नहीं बल्कि दोनों हुकूमतों का मामला होगा। जी ये बयान है जी उनका ख्वाजा आसिफ साहब का कि उन्होंने तहरीरी तौर पर इजाज़त मांगी थी, हमने इजाज़त दे दिया। इट मीन्स के NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सरकार दे चुकी है, कोई इबहाम वाली गुंजाइश जो है बाकी नहीं है। पार्लियामेंट के लिए इबहाम है, ख्वाजा आसिफ के लिए या प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के लिए इबहाम नहीं है। इम्तियाज शेख साहब, आपका रद्द-ए-अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, आपने खुद देखा कि कितना कंफ्यूज्ड पूरा मामला उन्होंने बनाया हुआ है शुरू से लेके। पहले असेंबली में गया, फिर मतलब उसके बाद ये चीज़ अचानक ही सामने आई, ज़ाती हैसियत वाली बात हुई कि कहा कि NOC मांगेंगे, अब गवर्नमेंट्स की बात आ गई। तो जो मतलब पोजीशन और जो रेपुटेशन जनरल राहील शरीफ की पाकिस्तान में है और जो मतलब उन्होंने अपना किरदार अपना एज आर्मी चीफ उन्होंने निभाया है और जो लोगों में वो इज़्ज़त कमा कर गए हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है और पाकिस्तान को मतलब बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए था। लेकिन ना असेंबली को एतमाद में लिया गया, ना मतलब किसी और फोरम पे इसको डिस्कस किया गया। अचानक ही गवर्नमेंटों के दरमियान मुआहदा हो गया और मतलब वहाँ से उनको तैनाती की कर दी गई। अब जितने भी दोस्तों ने बात की, सब ने अपनी अपनी राय दी है कि ये भी हुआ होगा और ये भी डिस्कस हुआ होगा और ये तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हुए होंगे, लेकिन कॉन्क्रीट चीज़ किसी को भी नहीं पता, अचानक ही अखबार में आया। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ाती राय यह है कि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है और पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है तो इसमें मतलब और उसमें ये खदशात पैदा हो गए हैं कि पता नहीं आगे जाके इसके रिपरकशंस क्या हों, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हों। मैं समझता हूँ कि राहील शरीफ जैसे जनरल को, जो कि मतलब इतने रेपुटेड जनरल हैं, उनको इस तरह की चीज़ में नहीं आना चाहिए था और वो मतलब सोच समझ के फ़ैसला क्या करते। अब तो फ़ैसला हो गया और ये भी कहना कि अभी जाके वो प्लानिंग करेंगे जैसे जनरल साहब ने कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्लानिंग वाली स्टेज से बात आगे निकल गई है और वो अब जाके फोर्सेस की कमांड करेंगे। अब उसके रिपरकशन क्या होते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर नहीं हुआ। एक ब्रेक, अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे, ब्रेक के बाद इसके ऊपर और हरा लेते हैं। अभी इसके बहुत से पहलू हैं। ये जो अरब स्प्रिंग आई थी और पूरी हमने मुस्लिम दुनिया के अंदर देखा
कि तहस नहस हो गया जो कुछ आजकल हम देख रहे हैं हो रहा है सीरिया के अंदर या यमन के अंदर, हमें इसके लिए पेशबंदी के तौर पर क्या करना था? ये अलायंस एक हिस्सा है और सऊदी अरब ने बनाया इसलिए था कि सऊदी अरब चाहता है कि टेररिज्म को डिफीट करे, लेकिन क्या डिफीट करने के लिए इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमारे सामने वाज़ेह हैं? नहीं है तो क्या करना चाहिए? एक ब्रेक ले लें हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमारी इतला ये थी जिस पे हमने इस पे 2-3 हफ्ते पहले काम करना शुरू किया कि सऊदी अरब की तरफ से नाराज़ी का इजहार हुआ है। और नाराज़ी का इजहार क्यों हुआ है? उन्होंने कहा, हमें जिन ज़राए से पता चला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब किंग सलमान उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए तो वहाँ उन्हें कहीं कॉन्सेंट दे दी थी कि हमें फ़ौज भी भेजनी पड़ी तो भेज देंगे और जनरल राहील शरीफ वो भी आ जाएंगे, हमें कोई इस पर एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल इतराज़ नहीं है। उसके बाद जब यहाँ पार्लियामेंट में भी और फ़ौज के अंदर जब खुद आर्मी चीफ थे जनरल राहील शरीफ, तो इख्तलाफ राय था कि हमें उस अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिससे शिया और सुन्नी की तकसीम पैदा हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिवाय 2-3 सेक्टेरियन आउटफिट जो मार धाड़ में मुलव्वस हैं, पाकिस्तानी कौम में ये तकसीम नहीं है। तो ये ना हो कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी की फ़िज़ा पैदा हो जाए। तो जब बाद में आके इंकारी हुए और हमने भागना शुरू किया, पीछे पीछे हटना शुरू हुए उस फैसले से, तो फिर सऊदी शाह ने नाराज़ी का इजहार किया कि आप तो वादा करके आए थे, आप पीछे क्यों हट रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अब हमने उसके लिए अपनी कॉन्सेंट दे दी है। तो दोबारा आरिफ अलवी साहब वहीं से स्टार्ट करते हैं। टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट तो पार्लियामान में अप्रूव होनी चाहिए बहस के बाद, फिर ये फैसला करना चाहिए। मिलिट्री अलायंस का हिस्सा इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता। सर, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तो बात की बात है। मैंने आपसे अर्जी किया कि इस अलायंस का स्ट्रक्चर क्या है, इस अलायंस के गोल्स क्या हैं, इस अलायंस के जाहिर गोल्स और मकासद क्या हैं। किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनना हो, अगर नेटो का हिस्सा बनना हो, नेटो तो आप उसकी तफसीलात पहले पार्लियामेंट में अप्रूव करते हैं कि नहीं करते? सिर्फ तफसीलात नहीं, आपको मालूम है नेटो अलायंस जब बना तो हेड्स ऑफ स्टेट्स मिले, उन्होंने डिसाइड किया कि नेटो अलायंस बनाएंगे, किन मकासद के लिए बनाएंगे कि सोवियत यूनियन का जो इन्फ्लुएंस है यूरोप में बढ़ा है उसका मुकाबला करने के लिए बनाएंगे, और इसके ऊपर सब अग्री हुए। फिर बाकी चीजें बाद में फ्लो की हैं, उनकी फौजें बाद में फ्लो की हैं, पहले गोल्स का तयन कर लिया गया। आप यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है, कोई चार्टर है उसका, कोई चीज तय हुई है, आपस में ह्यूमन राइट्स के एतबार से तय हुई है, फिर उसके गोल्स बनकर फिर फौज आई है बाद में। मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं कि इसमें कोई कंसेंसस, हम क्या गुलाम है यार? यानी हमसे ये कहा गया कि जी अलायंस में शामिल है, अच्छा जी हाँ, हमने अखबार में पढ़ा है, ये पार्लियामेंट के अंदर बार बार आकर ये कहा गया कि जी हमने अखबार में पढ़ा है, हम मालूमात हासिल कर रहे हैं। अरे एक मुल्क, एक अच्छा बरादराना मुल्क हमारा सऊदी अरब ऐलान कर रहा है कि आप अलायंस का हिस्सा हैं और आपको कुछ पता नहीं। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि यहाँ पर वी हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड, यहाँ पर हमारी कोई तैयारी नहीं है। और जनरल मोइनुद्दीन हैदर हो सकता है कि पार्लियामान को गुमराह किया जाए। नहीं, और जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ने जो बात की है कि जी वो पॉलिसी बनाएंगे कि ये दहशतगर्दी को कैसे हैंडल करना है, ये पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी, ये पॉलिसी पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनाएगी। पाकिस्तान के रिटायर्ड ऑफिसर्स जिनकी मैं बड़ी रिगार्ड करता हूं, राहील शरीफ साहब, ये पॉलिसी में एडवाइस करेंगे, मगर ये पॉलिसी तो गवर्नमेंट्स बनाएंगी। इवन सर्विंग ऑफिसर्स भी हो तो कायदे आजम जो पाकिस्तान के फाउंडर है उन्होंने कहा था कि वी द सिविलियंस, हम पॉलिसी बनाएंगे। हाँ? ये है ना कायदे आजम का कहा हुआ। तो आप सिविलियंस अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे नहीं तो पॉलिसी साजी कैसे होगी? अच्छा, और हाशमी साहब से नहीं, और ये भी आप जानते हैं कि ईरान को मिसगिविंग्स ऑलरेडी हैं, वॉइस्ड मिसगिविंग्स है इन अलायंसेस के एतबार से। जब किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनने जा रही हो कोई कौम, हमारा झंडा उन ममालिक की फहरिस्त के साथ हमारा झंडा भी लगा हो, और पार्लियामान उसके 4 माह बाद एक दिन भी स्पेंड ना कर सके, ये 4 या 6 माह हो गए इस बात को, एक दिन भी हम स्पेंड ना कर सकें बहस करने के लिए, तो फिर तो आप पार्लियामेंट से छुपा के कुछ चीज़ करने जा रहे हैं जिसका ना पाकिस्तानी कौम को पता है ना पार्लियामेंटेरियंस को पता है, आपको भी नहीं पता। नहीं, हमें पता है। देखिए मलिक साहब, ये लोग इसको मिसरीड कर रहे हैं। ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं बन रहा, ये उम्मा का है जिसको कंट्रोल करेगा OIC। ये OIC के तर्ज का है, जहां पे आज सबसे ज्यादा जो एक मुश्तरका एफर्ट और इस्लामी कुव्वत की मुश्तरका एक्शन की जरूरत है, वो हमारे खत्ते में, हमारे इसमें रीजन में OIC के अंडर ये काम करेगी। और ये उम्मा का किसी फर्क के लिए नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम दहशत गर्दों के खिलाफ हैं। और देखिए, अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क भी रुकन अपनी जिम्मेदारी अदा करने से कासिर हो जाए, अलायंस का हिस्सा है,
OIC के मेंबर कंट्रीज का अलायंस है ये, तो फिर OIC मिलिट्री अलायंस कह देते हैं इसको हम। कहाँ पढ़ा है ये आपने ये बता दें कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा है? आप आगे बढ़ने दें, देखिए इसे आगे बढ़ने दें। हम बड़े दो टोक और बड़े क्लियर माइंड के साथ और क्लियर हमारी व्यूज हैं कि हम उम्मा के लिए बात अभी अगर कोशिश करूं तो मैं आपको नेट से सर्च करके 4-5 उन ममालिक के नाम आपको गिनवा दूंगा। इतनी जरूरत थी कि हमने बेसिकली जो सुन्नी डोमिनेटेड ममालिक नहीं है वो इसका हिस्सा नहीं है, तो इसमें इबाम नहीं रहना चाहिए आपको। उम्मा की बात है, जहाँ सुन्नी डोमिनेशन नहीं है, मगर उम्मा के लिए हमारा नहीं। निहाल हाशमी साहब, इट्स ए मैटर ऑफ पाकिस्तान फ्यूचर। हमें यहाँ क्लैरिटी के साथ बात करनी चाहिए। जहाँ सुन्नी डोमिनेशन नहीं है जिन ममालिक में, वो इस अलायंस का हिस्सा अभी तक की तारीख में नहीं है। बात करें नदीम साहब, ये हम किसी एक मुल्क के हिमायत या किसी के मुखालफत में नहीं जा रहे। हम मिन हैसिल कौम उम्मा की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं और अल्टीमेटली इट विल गो अंडर द कंट्रोल ऑफ द OIC। और इसी चीज को तो फाइन ट्यूनिंग की जा रही है हमारे खित्ते में आज 20 सालों से। ये अब क्यों एज्यूम कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब आके बैठी हुई है कि हमने एक मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बन गए जिसको पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ लीड कर रहे होंगे और हम अल्टीमेटली OIC के नीचे चले जाएंगे। ये अल्टीमेटली हम OIC के नीचे कैसे चले जाएंगे? ये सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ है, ये सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ। कोई ऐसा पेपर सबमिट आपने पार्लियामान के अंदर करवाया जो हमने एग्रीमेंट किया होगा सऊदी अरब से इस मिलिट्री अलायंस का हिस्सा? वर्बल प्राइम मिनिस्टर की शोरत से तो नहीं हो सकता ना, उसकी लिखत पढ़त होती है, उसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है ये चीजें? माजी में भी देखिए माजी में भी किया जाता रहा और हमारा वेस्टेड फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी इस खित्ते में है। आप बता दें कि इस खित्ते से हमें माजी में जो सीटों और सेंटों के आप रुकन बनते रहे हैं, आप इसको उससे मिलाना चाहते हैं जब हम सीटों और सेंटों के रुकन बनते थे, उसके साथ मुमासलत कर रहे हैं। ये देखिए हमारे लाखों मिलियंस पाकिस्तानी वहां कारोबार करते हैं, मुलाजमतें करते हैं इन्हीं 34-36 ममालिक में। तो हमारा तो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, हमारा डिप्लोमेटिक। निहाल हाशमी साहब, आप चीजों को कंफ्यूज मत करिए, कंफ्यूज मत करिए। मक्का और मदीना मेरे दिल के इतना करीब है कि आप सबके मेरे से ज्यादा आपके दिल के करीब होगा, उसमें दो राय मत रखिए आप। ये दो राय वाली गुंजाइश इसमें है ही नहीं है जहां हरमैन शरीफैन का जिक्र आ जाए। लेकिन हम प्योरली मिलिट्री अलायंस का जिक्र कर रहे हैं और मिलिट्री अलायंस को उसी तरीके से वजाहत करें जैसे सवाल है। के लिए नहीं जा रहे, हम किसी ग्रोह के लिए नहीं जा रहे, ये कहां के लिए जा रहे हैं। और ये मैं क्यों यकीन करूं आपकी बात के ऊपर जब आपकी पार्लियामेंट को पता ही नहीं है उस एग्रीमेंट की तफसीलात? मुझे नहीं मालूम, पार्लियामेंटेरियन मेरे साथ बैठे हैं, आरिफ अलवी इनको मालूम नहीं, इम्तियाज से खुद बैठे हैं साथ, उनको मालूम नहीं, तो किसको मालूम है ये बात? हम इसमें माजी में आरिफ अलवी साहब हमने हमारे दोनों हाउस में बहस हो चुका है यमन के ऊपर और हमने बड़ा नहीं हुआ कब कि हम किसी एक बिल्कुल गलत है। जिस हाउस ने बहस किया था उसने फौज भेजने की मुखालफत की थी यमन में, नहीं हुआ और हमारी फौज नहीं जा रही है। जनरल राहिल शरीफ वाला मिलिट्री अलायंस का उसमें कोई तस्वीर नहीं था, वो फौज हम भेज रहे थे यमन वाली बात पे। यमन के ऊपर तो मुखालफत कर दी थी आपकी बात। अलायंस उसके बाद की खबर है, अलायंस पर कभी बहस नहीं हुई। इम्तियाज शेख साहब, हो सकता है जरदारी साहब को कोई अलहदा से ब्रीफिंग दी गई और नवाज शरीफ साहब की जानिब से आप कुछ इसकी वजाहत कर सकते हैं कि पता हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या आसफ अली जरदारी साहब को ये कैसा अलायंस जो टेररिज्म के खिलाफ इम्तियाज शेख साहब दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ते रहे। नदीम साहब, मैं आपको एक चीज वाज़ेह करूं, इम्तियाज शेख साहब, ये जो बातें इधर हो रही हैं OIC के अंडर में जाना, ये हमारे लिए भी एक नई खबर है, क्योंकि मतलब उसका तो OIC से ताल्लुक रहा ही नहीं है। अब ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मतलब अप्रूव किया है और मतलब पीपल्स पार्टी को भी कोई फॉर्मल ब्रीफिंग इस सिलसिले में नहीं है, नहीं हमें कोई इतला है। और ये बात तो देखें, मतलब पूरी दुनिया को पता है कि ये चीज़ हुई थी डिस्कस, लेकिन उसमें जनरल राहील शरीफ का जिक्र कहीं नहीं था कि वो जाएंगे। पहले तो उनका ज़ाती फैसला की बात की जा रही थी, फिर अब गवर्नमेंट की NOC दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि मतलब ये न पार्लियामेंट में पेश हुआ, न ही किसी ऐसी डिफेंस काउंसिल में पेश हुआ, न कहीं और पेश हुआ जहाँ से डिस्कस होकर कोई फाइनल चीज़ बने। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम और सेंसिटिव मसला है और इसमें मतलब एक तफरीक है, पूरी की पूरी मतलब लोगों की तफरीक है इसमें, और इसके रिपरकशन अच्छे नहीं होंगे। और ये मतलब कहना कि OIC है, ये तो मतलब मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है और मैं क्या कह सकता हूँ उस वक्त। लेकिन ये डेफिनेटली ये मरकज़ी हुकूमत को ये मतलब इस तरह के फ़ैसले जो हैं पार्लियामेंट से बग़ैर पूछे, पार्लियामेंट को बग़ैर एतमाद में लिए लेना एक काबिल हैरत बात भी है और मतलब काबिल मज़म्मत बात भी है कि मतलब पार्लियामेंट मौजूद है, इजलास चल रहे हैं और उस दौरान मतलब डिफेंस मिनिस्टर के बयान भी आपने पढ़ा, अभी देखा, इससे पहले भी TV पे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में वो कह चुके हैं
कि मतलब पहले तो उनको पता ही नहीं था, फिर बाद में उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एनओसी आई है और मतलब हमने वो एनओसी दे भी दी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर पार्लियामेंट का क्या फायदा हुआ, इस अलायंस के अच्छे और बुरे होने का ज्यादा इन्हिसार इस बात के ऊपर है कि उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसी है, उसके अंदर कौन से ममालिक शामिल हैं। ना ये स्टेट वे अच्छा है ना ये स्टेट वे बुरा है। अगर ये मुस्लिम उम्मा, मैं कह रहा हूँ शिया सुन्नी लहदा नहीं कह रहा, यूनाइटेड होती है तो फिर ये अच्छा है, लेकिन अगर तकसीम होती है तो फिर बड़े सीरियस इसके जो है रिपरकशंस हैं जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। और ख्वाजा आसिफ साहब का पहला बयान ये था कि हम राहिल शरीफ साहब को GHQ ने वो आई होगी कारी दी होगी, एक तरीकाकार है, ये पहला सबसे था आज से 3-4 माह पहले। फिर उन्होंने जाके हाउस के अंदर कहा कि वो तो उम्रा करने गए हुए हैं, मैंने तो ये बात कही नहीं थी, गलत रिपोर्ट हो गई। तो हमें इस तरीके से कौम को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद इसके ऊपर और बात। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका जिन ग्रुपों के साथ पहले अफ़गानिस्तान में लड़ रहा था, जब ये दाइश वाला फिनोमेना आया तो उनमें से बाज़ ग्रुप की दाइश के ख़िलाफ़ मदद करने पे भी आमादगी हुई। ये सीरिया में हो रहा है इस वक्त। सीरिया में अमेरिका किसी को फ़ंड करता है, रूस किसी को फ़ंड करता है। मिलिट्री अलाइंसेस की शक्ल जो है आरिफ अलवी साहब बहुत ही ख़तरनाक होती है और वो पैसा जेब में भरा होना चाहिए, फिर आप इसका इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। लास्ट सेगमेंट है तजवीज़ क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान जाए तो कैसे जाए, पार्लियामेंट तय करे टर्म्स इसकी? नहीं, मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूँ। आज के अखबारात के अंदर हौसी बागी जो है, जो जिनको बागी कहते हैं, वो सना के अंदर कहते हैं, लाखों लोगों का मजमा है यमन के दारुल खिलाफा के अंदर। तो मेरे जहन में ये बात आती है कि इस वक्त फिल वक्त सऊदी पॉलिसी विद रिगार्ड टू यमन बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड है और इट इज़ बेस्ड ऑन मिलिट्री रिएक्शन, ठीक है ना। तो सऊदी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो एक नौजवान आदमी है और जैसे ही वो बने उनकी इमीडिएट रिएक्शंस ये थी कि अपने जहाज़ों का इस्तेमाल करें और बम्बारी करें। इस वजह से मुझे ऐसे अलायंस पाकिस्तान के अंदर आ जाए, हमारी क्या प्री कंडीशंस होनी चाहिए? पार्लियामान पहले बहस करके अप्रूव करे फिर जाए? मैं तो बुनियादी तौर पर ये आपसे कह रहा हूं कि मुझे उस बिल्डिंग का ही पता नहीं जिस बिल्डिंग के अंदर इनको भेजा जा रहा है। मैं तो कहता हूं स्ट्रक्चर का मुझे नहीं पता। मैं तो कहता हूं कि उस अलायंस के गोल्स क्या है, उसका चार्टर क्या है, कुछ नहीं पता। ये सवाए मेरे दोस्त हैं निहाल हाशमी साहब, इन्होंने ऑफ द कफ एक रिमार्क दिया कि OIC के नीचे आएगा। मैंने आज तक एक खबर नहीं पढ़ी, एक बात नहीं पढ़ी। मुमकिन है ये प्रिवी हो कि जी ये OIC के नीचे आएगा, तो OIC के चार्टर मौजूद हैं मगर OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे फिर आगे चलेगा। सर ये वो शायमन नूरानी की OIC है, OIC ये वो वाली है। आप बताइएगा सर निहाल हाशमी साहब, ये OIC वाली कहानी आपने वैसे OIC वाली कहानी तरीके से छोड़ी है। ये मेरे भाई आरिफ अलवी पे बिल्कुल फिट उतरता है। उनको अब पता चला है तो कह रहे OIC, अदरवाइज ये धरने से उतरे तो फिर इनको पता चले ना कि OIC है क्या। बात दरअसल ये है कि धरने से उतरकर पनामा पे चढ़ गए तो अभी बहुत सारी चढ़ाई बाकी है, आप फिक्र मत करें, छोड़ेंगे नहीं हम, आगे चले। नहीं आप अब मैं ये कहना चाह रहा था कि ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि हम किसी मुल्क में जा रहे हैं या किसी मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं। देखिए गालिब अक्सरियत जो मुस्लिम उम्मा की है वो तमाम के तमाम इसमें है, और जो हमें तशवीश की बात है सबसे ज़्यादा कि ये जंग इराक़ शाम से होता हुआ फैलते फैलता आपके पड़ोस में ऑलरेडी यूएसएफ के लोग हैं, नेटो के लोग हैं। हमारे मसाइल अगर हम देखें, हमारे दीन में हमारे इलाके में बड़ी रबदारी है, और राहिल शरीफ जैसे एक समझदार और ज़िम्मेदार आदमी जो कि चैम्पियन है टेररिज्म से लड़ने पे, जो कि बड़ा कमाल है उनका, और पूरी दुनिया उनकी इस बात का इदराक रखती है। तो ये प्रिज्यूम कैसे कर लिया जाए कि हम किसी फ़िरके या किसी ग्रुप के लिए जा रहे हैं? हम तो जा रहे हैं कि आपने आवाज़ चीखें सुनी होंगी जो शाम में और इराक़ में हमारे बच्चों की आती रही। आपने आवाज़ सुनी होगी समुद्र की साहिल में हमारे बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। आपने वो पूरा मिलियंस के काफिले देखे होंगे जो महाजरीन जाते रहे पूरे यूरोप में। बच्चों को बचाने हम ऐसा माहौल तैयार करना चाहते हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उम्मा को एकजा करें, हमारे उम्मा की जो इम्तियाज शेख साहब से भी उसको हम दूर करें। इम्तियाज शेख साहब जनरल राहिल शरीफ साहब की इन्होंने बहुत अभी तारीफ की, पाकिस्तानी कौम उन्हें बहुत पसंद करती है, लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद उनके जो जायदाद, उनको जो ज़मीन अलॉट हुई, उसकी जो खबरें जिस तरीके से लीक होकर अखबारों में छपी थी, वो आपको भी वजह पता है और मुझे भी वजह पता है कि वो खबरें क्यों छपी थी।
कंसर्न से इनके कैसे जाएंगे सऊदी अरब और लीड करेंगे? क्या हमें इसके ऊपर बहस करके कुछ तरीकाकार तय नहीं कर लेना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब पाकिस्तान के लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और जो किरदार रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, तो वो मतलब किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन ये जो सिलसिला है ये एक इंटरनेशनल सिलसिला है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है और पाकिस्तान अपने इतने मसाइल में घिरा हुआ है कि हम एक 35 मुल्कों की फ़ौज की सरबराही लेके पता नहीं वो कल क्या फ़ैसले करते हैं, उनकी हुकूमतें क्या फ़ैसले करती हैं, किस तरीके पे कहाँ मतलब उनका कार्रवाई होती है। ये सिर्फ सरबराही तो नहीं है, इसको अल्टीमेटली इसका कोई एक्शन आना है, इसका कोई रिज़ल्ट आना है। और वो यमन में जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो मतलब उसके क्या रिपरकशन होने, फिर वो क्या सरबराह क्या कहेंगे, मैं नहीं करता। ये मतलब मैं समझता हूँ कि इस पर मुकम्मल तौर पर बहस होनी चाहिए, इसका पूरा स्ट्रक्चर सामने आना चाहिए, मकासद इसके सामने आने चाहिए, उसके बाद फिर बैठ के पाकिस्तान पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव इट। नहीं करना असूली तौर पे पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जमातें जो है इसको हमें जाना नहीं चाहिए, हमें जाना नहीं चाहिए। इम्तियाज शेख साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। इम्तियाज हाशमी साहब, आरिफ अलवी साहब, आप सबका शुक्रिया। ये वो मामला नहीं है कि आप किसी फौजी अलायंस का हिस्सा बने और पार्लियामेंट अप्रूव ना करे। फिर इसमें और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो अमेरिका को हाँ कर दी थी उसमें फ़र्क क्या है? क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट इसकी वजाहत कर सकती है? अगर नहीं कर सकती है तो इसको कल सुबह ही हंगामी तौर पर पार्लियामान के अंदर ले जाए और इसकी टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट जो है पूरी कौम के सामने रखी जाए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।